नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। रुक करेंगे फटाफट खबरों का। कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने राज्य सरकारों और प्राइवेट अस्पतालों के लिए वैक्सीन की कीमत बढ़ा दी है। प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपए प्रति डोज और राज्य सरकारों को 400 रुपए प्रति डोज के हिसाब से वैक्सीन दी जाएगी। भारत सरकार ने हाल ही में वैक्सीनेशन के नए चरण का ऐलान किया है। इस चरण में राज्य सरकार और प्राइवेट अस्पताल सीधे वैक्सीन निर्माताओं से वैक्सीन खरीद पाएंगे। अब तक केंद्र सरकार ही वैक्सीन खरीद रही थी। केंद्र सरकार के मुताबिक अभी भी 50% वैक्सीन केंद्र सरकार को मिलेगी, जबकि बाकी 50% राज्य सरकारें सीधे वैक्सीन निर्माताओं से ले पाएंगे। साथ ही प्राइवेट सेक्टर भी ऐसा कर सकेगा। महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग सकता है, हालांकि इसकी अधिकृत घोषणा अभी तक नहीं हुई है। नए दिशा निर्देश के साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्य में लॉकडाउन की घोषणा कर सकते हैं। दिल्ली में कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिल्ली में 24 घंटे में 28,395 नए केस मिले। इसके अलावा 277 लोगों की मौत हो गई। देश में चरमरा रही स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि जनवरी फरवरी में 6 करोड़ टीके को निर्यात करने की क्या जरूरत थी, आखिर भारतीयों को प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई। प्रियंका ने सरकार पर वैक्सीन की कमी की ठोस रणनीति नहीं बनाने का भी आरोप लगाया। कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी क्यों हो गई। प्रियंका ने मोदी सरकार से सवाल किया कि दुनिया में ऑक्सीजन उत्पादन करने के लिए भारत सबसे आगे है, फिर भी यहां पर ऑक्सीजन की कमी क्यों हो जा रही है। जानवरों ने दूसरी लहर के बारे में सचेत किया था, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश इस महामारी से जूझ रहा है, ये राजनीतिक वक्त नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पीएम को जो सुझाव दिया है उस पर काम करने की जरूरत है। हरियाणा में 50,000 के करीब एक्टिव केस पहुंचे। 24 घंटे में करीब 8,000 नए बीमारों की पुष्टि हुई। 35 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली से सटे जिलों की हालत खराब। प्रदेश के स्कूलों में 31 मई तक के लिए छुट्टियां की गई। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि टीचर लगातार स्कूल आ रहे हैं। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए पहले स्कूल बंद करने का फैसला लिया था। अब टीचर्स की सुरक्षा को देखते हुए गर्मियों की छुट्टियां एडवांस में की गई हैं। 12वीं की परीक्षाओं को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि अभी फैसला नहीं लिया गया है। परीक्षाएं होंगी, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ के आदेश पर आर्मी सर्विस भी कोरोना से लड़ने के लिए तैयार है, जिसके तहत डीआरडीओ हरियाणा में 500 बेड के अस्पताल बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पानीपत और हिसार में ये अस्पताल बनने जा रहे हैं, जो कि ऑक्सीजन प्लांट के बिल्कुल नजदीक होंगे। वेस्टर्न कमांड इन दोनों अस्पतालों के लिए डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ मुहैया करवाएगा। गुरुग्राम में प्रशासन ने गंभीर कोविड मरीजों को अस्पतालों में भर्ती करवाने और बेड दिलवाने के लिए नई व्यवस्था शुरू की। पोर्टल पर परिजनों और मरीजों को जानकारी मिलेगी। पोर्टल पर रिक्वेस्ट मिलने पर प्रशासन सभी मरीजों की सूची बनाएगा। सूची में दर्ज मरीजों की डिटेल को डॉक्टर्स की टीम देखेगी और गंभीर मरीजों को अस्पताल में दाखिल करवाने की व्यवस्था की जाएगी। गुरुग्राम उपायुक्त ने आश्वासन दिया कि सीरियस कोविड मरीजों को तत्काल प्रभाव से अस्पताल में दाखिल करवाया जाएगा। प्रशासन की टीम इस काम में लगी हुई है। फरीदाबाद में कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर डीसी गरिमा मित्तल ने 3 अधिकारियों की उच्च स्तरीय कमेटी बनाई। ये अधिकारी कोरोना मरीजों से जुड़ी समस्याओं को लेकर अपनी अपनी रिपोर्ट देंगे। सरकारी और निजी अस्पतालों में दवाई, बेड, ऑक्सीजन समेत मरीज के होने वाले इलाज का तीनों अधिकारी ध्यान रखेंगे। सीटीएम मोहित कुमार, एसपी सतपाल यादव और एसएमओ डॉक्टर गजराज की जिम्मेदारी दी गई। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते रोडवेज की बस सेवा प्रभावित हुई। दिल्ली राजस्थान जाने वाली बसें बंद की गईं और चंडीगढ़ जाने वाली बसों की संख्या घटाई गई। चंडीगढ़ जाने वाली 9 बसों में से सिर्फ 3 बस ही चल रही है, जिससे भिवानी डिपो का राजस्व एकाएक कम हो गया। बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करवाने के लिए विभाग जुटा है।
भिवानी में एसएचओ ने बाजार के व्यापारियों के साथ बैठक की। बैठक में कोरोना के बढ़ते कहर पर चर्चा हुई। एसएचओ ने व्यापारियों को कोरोना से बचाव के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। एसएचओ ने दुकानदारों से अपील की कि अगर कोई ग्राहक बिना मास्क के आता है तो उसे दुकान के अंदर ना आने दें। इस दौरान मास्क नहीं तो सामान नहीं मुहिम की शुरुआत की गई। यमुनानगर के सबसे व्यस्तम बाजार मीराबाई बाजार के अंदर ना तो दुकानदार कोविड-19 के नियमों का पालन कर रहे हैं और ना ही खरीदार। नियमों के बारे में पूछने पर लोगों से अलग अलग तरह के बहाने सुनने को मिल रहे हैं। कई लोग चेहरे के ऊपर मास्क पहनना तक जरूरी नहीं समझ रहे। चरखी दादरी में पुलिस अधीक्षक ने साइकिल से शहर का दौरा कर नाइट कर्फ्यू का जायजा लिया। पुलिस कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कोरोना का टाइम चल रहा है, इस समय सामाजिक तत्व कोई गलत काम ना करे, इसी को लेकर चेकिंग अभियान चलाया गया। कैथल के अनाज मंडी में खरीद और उठान का काम जारी है। टोटल 3,62,000 क्विंटल खरीद हो चुकी है और अब तक 5,50,000 क्विंटल उठान हो चुका है। रादौर में ठेकेदार की मनमानी से परेशान सरकारी अस्पताल में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने हड़ताल की। कहा कि जल्द जिला उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। कर्मचारियों ने बताया कि ठेकेदार उन्हें रादौर सरकारी अस्पताल से जिले के बाकी अस्पताल में बदली कर परेशान कर रहा है, जिससे खफा होकर उन्होंने अस्पताल परिसर में नारेबाजी की। चरखी दादरी के नागरिक अस्पताल में आग लगने की घटना पर काबू पाने को लेकर मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल के दौरान 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से कुछ ही मिनटों में हालात पर नियंत्रण पाया गया। अचानक फायर ब्रिगेड आने और दमकल कर्मचारियों के आग बुझाने की कोशिशों को देखकर अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। अस्पताल के अंदर मौजूद लोग भी बाहर की तरफ आ गए। भिवानी पहुंचने पर ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली रेसलर सोनम मलिक का शहरवासियों ने मिठाई खिलाकर स्वागत किया और अच्छे भविष्य की कामना की। सोनम मलिक ने कहा कि उन्होंने 65 किलो वर्ग में क्वालिफाई किया है। ओलंपिक क्वालिफाई करने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा पर दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन देने का दबाव है, लेकिन वो पहले हरियाणा की डिमांड को पूरा करेंगे। फरीदाबाद से जा रहे टैंक को दिल्ली में लूट लिया गया। अनिल विज ने कहा कि बहुत संख्या में लोग कोरोना के सिम्टम आने के बावजूद भी कोरोना का टेस्ट न करवाकर इधर उधर से दवाइयां लेकर खा रहे हैं, जिसके कारण कोरोना का संक्रमण ज्यादा फैल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि हमने आदेश जारी किए हैं कि डॉक्टर पहले मरीज का टेस्ट करवाएं और अगर मरीज कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसे कोरोना अस्पताल भेजें, निगेटिव आने पर ही उसका इलाज करें। धरने पर बैठे किसानों को वैक्सीन लगाने और कोरोना टेस्ट किए जाने के सवाल पर अनिल विज ने कहा कि आंदोलन अपनी जगह है और सुरक्षा अपनी जगह। अधिकारी किसान नेताओं से मिलेंगे और बात करेंगे। रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में रेमडेसिविर की दवाई सप्लाई करने के 2 डिपो हैं और वहां पर दोनों जगह ड्रग विभाग के अधिकारियों को तैनात कर दिया गया है। कोरोना के चलते सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को परीक्षा परिणाम जानने के लिए स्कूल नहीं आना पड़ेगा। शिक्षा विभाग तीसरी से 8वीं कक्षा के छात्रों का रिजल्ट अवसर ऐप पर डाउनलोड करेगा। पहली और दूसरी क्लास के छात्रों के अभिभावकों को फोन पर परीक्षा परिणाम की जानकारी दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के वार्षिक परीक्षा परिणाम को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया है। 30 अप्रैल तक रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। करनाल में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत हुई। फिलहाल एक्टिव केस की संख्या 3,700 के पार हो गई, जबकि मौत का आंकड़ा 206 तक पहुंच गया। नरवाना में कोरोना के कहर ने एक और जान ले ली। कोरोना से एक महिला की मौत हो गई। महिला को अग्रोहा में इलाज चल रहा था। करनाल में कुछ प्रवासी मजदूर अपने घर के लिए निकलते हुए नजर आए। लॉकडाउन के डर से प्रवासी मजदूर फिर घरों की ओर लौटने लगे। कहा कि घर जाकर परिवार के साथ रहेंगे। गोलाचिका के गांव महमूदपुर के मंदिर में सरकार के आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बिना एसडीएम की अनुमति के विशाल मेले का आयोजन किया जा रहा है।
ये मेला पुलिस चौकी के सामने लगाया गया है, जिसमें न तो सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही है और न ही लोग मास्क पहने दिख रहे हैं। एसडीएम को मेले की जानकारी तक नहीं है। नरवाना में कोरोना बेकाबू हो गया है। एक दिन में 92 नए मरीजों की पुष्टि हुई। अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए। कोरोना से अब तक नरवाना में 19 लोगों की मौत हो चुकी है। पंचकूला में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सेक्टर 8-17 में रोड से शहर में आर्ट पेंटिंग और बाकी सौंदर्यीकरण के कार्यों का शुभारंभ किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते भिवानी पुलिस अलर्ट मोड पर है। पहले गांधीगिरी के जरिए लोगों को समझाया जा रहा है और वाहन चालकों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। पुलिसकर्मी गली गली जाकर लोगों को, खासकर दुकानदारों और ग्राहकों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि पहले लोगों को समझाया जा रहा है और उसके बाद चालान काटने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के आदेशों के बाद अंबाला पुलिस ने नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की। रात के समय अंबाला पुलिस ने जगह जगह पर चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान विनोद कुमार ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस ने नाइट कर्फ्यू के समय में घर से बाहर घूम रहे युवाओं को दंड बैठक करवाई। पुलिस का भी मानना है कि दंड बैठक केवल इसीलिए कार्रवाई की जा रही है ताकि लोगों को अपनी गलती का एहसास हो। इस दौरान पुलिस ने अन्य वाहनों की भी चेकिंग की और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की। वहीं कैंट डीएसपी व थाना प्रभारी भी चेकिंग करते रहे। सरकार के आदेशों की अवहेलना करने पर कार्रवाई की जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रदेश भर में लगाए गए नाइट कर्फ्यू की सिरसा में सख्ती से पालन करवाने के लिए पुलिसकर्मी जुटे हैं। आने जाने वाले वाहनों को चेक किया जा रहा है। जो लोग नहीं मानते उनका चालान भी किया जा रहा है। डीएसपी ने भी शहर का राउंड लगाया और संदेश दिया कि नाइट कर्फ्यू की पालन हर संभव हाल में हो। उन्होंने पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। फरीदाबाद में अब रक्तदान शिविर लगाना आसान नहीं होगा। सरकार ने रक्तदान शिविर को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत सरकारी अस्पताल के साथ साथ जिला उपायुक्त से अनुमति भी लेनी होगी। रक्तदान शिविर के लिए सारा ब्यौरा जमा करना होगा। दरअसल बीते दिनों रक्तदान शिविर में एकत्रित किए गए रक्त के व्यर्थ जाने के मामला सामने आने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया। प्रदेश के कृषि मंत्री ने जेपी दलाल ने इंडिया न्यूज हरियाणा को फसल खरीद को लेकर जानकारी दी। दलाल ने कहा कि 10-12 दिन के अंदर ही 60 लाख मैट्रिक टन की अराइवल हुई है। जेपी दलाल ने कहा कि 70% फसल को कट्टों में भरवा दिया गया है और भरे हुए कट्टों की भी 7% तक लिफ्टिंग हो गई है। कृषि मंत्री के मुताबिक आढ़तियों को सिर्फ आढ़त मिलेगी और किसान को उसका पूरा पैसा मिलेगा। डीसी को भी निर्देश दिए गए हैं कि अगर किसी मंडी में लिफ्टिंग कमजोर है तो कोई भी निर्णय ले जिससे काम तेज गति से हो। जेपी दलाल ने विपक्ष के गेहूं प्रोक्योरमेंट में घोटाले के आरोपों पर कहा कि कुछ लोगों को घोटाला ही नजर आता है या उनकी मानसिकता है। विपक्ष को सिर्फ बयान देना और उल्टी सीधी बातें कहने की आदत है। जेपी दलाल ने कहा कि सरसों की खरीद भी हमने दोगुने दामों में की, जिसका रेट 6000 है। दक्षिण हरियाणा में कुछ जिलों में बाजरा 2150 रुपए में खरीदा, जिससे सरकार को 1500 करोड़ का घाटा हुआ। फतेहाबाद में किसानों ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही लघु सचिवालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम एडीसी को ज्ञापन सौंपा। किसान नेताओं ने फसल काट चुके किसानों से बॉर्डर पहुंचने की अपील की। किसान नेताओं ने कहा कि दुष्यंत चौटाला पत्र लिखने का केवल ड्रामा कर रहे हैं। अगर वो किसानों के सच्चे हितैषी होते तो नरेंद्र मोदी को किसानों के पक्ष में इस्तीफा सौंपते। किसानों के द्वारा संपत्ति क्षति विधेयक को वापस लेने की भी मांग की गई। कैथल में किसानों, कर्मचारियों और मजदूरों ने हनुमान वाटिका में इकट्ठा होकर रोष मार्च निकाला। किसानों ने संपत्ति क्षतिपूर्ति विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि ये लोकतंत्र का कुचाराघात है। किसानों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये कानून 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को कुचलने के मकसद से दमनकारी कानून लाया गया है, जो अपने आप में औपनिवेशिक स्वरूप जैसा है।
करनाल में किसान संगठन, ट्रेड यूनियंस, कर्मचारी संगठनों ने क्षतिपूर्ति कानून को निरस्त करने की मांग की। तमाम किसानों और संगठनों ने पुलिस कार्रवाई के खिलाफ राज्यपाल के नाम प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। किसान नेताओं का कहना है कि हरियाणा सरकार ने क्षतिपूर्ति काले कानून जो लागू किया है, ये सरकार 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से दमनकारी कानून लेकर आई है। कुरुक्षेत्र में किसानों ने डीसी से मुलाकात कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रविंद्र तोमर के रवैये को लेकर शिकायत की। किसानों का आरोप है कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरोना नियमों पर समझौता कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि पुलिस अधिकारी बीजेपी के कार्यक्रमों में कोरोना नियमों को ताक पर रखकर अनुमति दे देते हैं। वहीं किसानों को कोरोना के नियमों के नाम पर परेशान किया जाता है। हरियाणा की मंडियों में शनिवार और रविवार को बंद रही गेहूं की खरीद फिर से शुरू कर दी गई। मंडियों को 2 दिन बंद होने से आढ़ती और किसान दोनों को राहत मिली है। आढ़तियों का कहना है कि खरीदा हुआ अनाज एकत्रित हो गया है, उठान नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते मंडी में और गेहूं खरीदने के लिए जगह भी नहीं बची थी, लेकिन सभी समस्याओं से छुटकारा मिल गया है। फतेहाबाद के अनाज मंडी में बारिश से गेहूं भीग गए। बारिश से बचने के लिए मंडी प्रशासन को इंतजाम नहीं किए। 3-4 दिन पहले भी बारिश में फसल भीगी थी, लेकिन मंडी प्रशासन ने फिर भी लापरवाही दिखाई। गोहाना के खेड़ी दमकन गांव में खेतों में लगी आग से 30 एकड़ फसल अवशेष जलकर राख हो गए। किसानों का कहना है कि फसल अवशेष से चारा बनाया जाना था। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए गठित कार्यकारी समिति की पहली बैठक हुई। गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन हरियाणा के पंचकुला, अंबाला, शाहबाद और दिल्ली, चंडीगढ़ में आयोजित होगा। 21 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अंडर 18 कैटेगरी के खेल आयोजित किए जाएंगे। साथ ही ब्रिक्स गेम 2021 के कुछ खेलों का भी आयोजन खेलो इंडिया के साथ करवाया जाएगा। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि खेलो इंडिया गेम्स के लॉन्च समारोह का आयोजन कोविड-19 के नियमों के अनुपालन करते हुए किया जाए। इस समारोह में प्रतिष्ठित खिलाड़ी व जिन राज्यों के पारंपरिक खेलों का प्रदर्शन किया जाएगा। जबकि दादरी में अनजान शख्स ने रोडवेज डिपो पर महाप्रबंधक को धमकी भरा खत जोड़ा। खत के जरिए रोडवेज महाप्रबंधक ने 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है। मामले में जीएम दादरी ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी है। साथ ही आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। खत में बिश्नोई गैंग लिखा हुआ बताया गया। करनाल के गांव काचवा में एक महिला की सोने की बालियां छीनकर भागने वाले शख्स को पकड़ लिया गया। वारदात के वक्त महिला के शोर मचाने से लोगों ने स्नैचर को पकड़ा और जमकर पिटाई की। स्नैचर की पिटाई के बाद गांव के लोगों ने उसे सीआईए के हवाले कर दिया। आरोपी युवक पानीपत के पास गांव का रहने वाला बताया गया, जो बाइक पर ऐसे ही वारदातों को कई बार अंजाम दे चुका है। नूह थाना क्षेत्र के गांव में एक शख्स का शव बरामद हुआ है। शख्स के सिर पर गोली लगी हुई है। शख्स के परिवार वालों का आरोप है कि पैसों के लेन देन के चलते ससुराल वालों ने दामाद को गोली मारी। नूह पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सीएचसी में रखवा दिया। वहीं लड़के के परिजनों के आरोपों के मुताबिक पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तावड़ू क्राइम ब्रांच की टीम ने मुठभेड़ के बाद 50,000 रुपए के इनामी बदमाश समेत 4 को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों के पास से देसी कट्टा, पिस्तौल और रौंद बरामद की। बदमाश जावेद उर्फ जावेद को पुलिस मुठभेड़ के बाद दीवार कूदकर भागने के कारण चोट लगी, जिसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज नल्हड़ नूह में भर्ती कराया गया। झज्जर कोसली रोड पर ट्रक चालक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव ढाकला के रहने वाले मनोज के तौर पर हुई। मनोज कुलाना गांव के पास किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और ड्यूटी पर जाने के लिए गांव से निकला था। पुलिस ने मनोज के शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवा दिया। सिकंदरपुर गांव के पास फतेहाबाद की ओर से आ रही रोडवेज बस की बाइक से टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं लंबी दूरी तक बाइक के घसीटने से बस में आग लग गई। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बस में आग लगते ही सभी सवारियां बस से उतर गईं। सभी को सकुशल दूसरी बस में बस अड्डा भेजा गया।
टोहाना में गोदाम में यूपी से सस्ती गेहूं लाने के मामले में कार्रवाई करते हुए मार्केट कमेटी ने फर्म से हजारों रुपए की मार्केट फीस और जुर्माना वसूला। कमेटी ने आढ़तियों को चेतावनी देते हुए कहा कि गलत तरीके से काम करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मार्केट कमेटी सचिव को गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध तरीके से यूपी से गेहूं लाया जा रहा है, जिसे अनाज मंडी में बिना मार्केट फीस दिए बेचा जाएगा, जिस पर कार्रवाई करते हुए टीम ने मौके पर पहुंचकर 346 क्विंटल गेहूं पकड़ा। बुलंदशहर में ट्रक की भीषण टक्कर से वैन सवार 3 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रवासी मजदूर जिंद से अपने गांव लौट रहे थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सड़क हादसे में आक्रोशित ग्रामीणों ने हंगामा किया। एसडीएम के आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रामनवमी और सिविल सेवा दिवस की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने देशवासियों से कोरोना से बचाव के सभी उपायों का पालन करने का आह्वान किया। पीएम मोदी ने दवाई भी कड़ाई भी के मंत्र को याद करते हुए कहा कि इसके अलावा सिविल सेवा दिवस पर देश भर के प्रशासनिक अधिकारियों को शुभकामनाएं। सीएम मनोहर लाल ने रामनवमी के शुभ पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। लिखा कि सभी के जीवन सुख, शांति और उत्साह से परिपूर्ण हो, ऐसी कामना है।